हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अमित कुमार केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 वीडियो नंबर 5। ठीक है, इससे पहले 4 वीडियो आपको अपलोड हो चुका है चैप्टर नंबर 1 का, आप देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे वो था रासायनिक संयोग का नियम। रासायनिक संयोग का नियम में हम बताए थे कि रासायनिक संयोग का नियम क्या होता है। तो कोई भी तत्व यौगिक बनाने के लिए जिन नियमों का पालन करता है उन नियमों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक संयोग का नियम। और वो नियम जो था उसमें हम लोग एक नियम कवर किए थे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो था वो द्रव्यमान पर आधारित है। द्रव्यमान पर आधारित मतलब परमाणु के द्रव्यमान के बेसिस पर वह नियम दिया गया है। बताया गया है कि जितना द्रव्यमान अभिकारक में होता है उतना ही द्रव्यमान किसमें होना चाहिए, उत्पाद में, अगर अभिक्रिया संतुलित है। और अगर अभिक्रिया संतुलित नहीं है तो जो द्रव्यमान अभिकारक का है उतना ही द्रव्यमान आपका किसका होगा, उत्पाद का। और साथ में जो मात्रा बच गया है, जो अभिकारक बदला नहीं है उत्पाद में, उसके मात्रा को अगर आप उत्पाद की मात्रा और बचा हुआ अभिकारक की मात्रा को जोड़ दीजिएगा तो वो आपका अभिकारक का द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट, मतलब फर्स्ट नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा नियम है ना, स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे भी अनुपात जो है वो द्रव्यमान का अनुपात होना चाहिए। तो जनरली जो दूसरा नियम भी है जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्थिर अनुपात का नियम, यह नियम भी द्रव्यमान पर आधारित है, परमाणु के द्रव्यमान पर आधारित है। आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा नियम है जो परमाणु के द्रव्यमान पर आधारित है, या फिर इनमें से कौन सा नियम है जो परमाणु के द्रव्यमान पर आधारित नहीं है, आयतन पर आधारित है। ठीक है, तो आयतन वाला जब आएगा तो आयतन के बारे में बात करेंगे। अभी जो है वो द्रव्यमान पर आधारित है। स्थिर अनुपात का नियम, अनुपात होना चाहिए किस चीज का, द्रव्यमान का। यह नियम जो था, यह नियम दिए थे फ्रांस के वैज्ञानिक जोसेफ प्रॉस्ट। फ्रांस के वैज्ञानिक जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया। यह नियम जो है द्रव्यमान पर आधारित है। ठीक है, लिख सकते हैं, ये मेन पॉइंट है आपका। यह नियम परमाणु के द्रव्यमान पर आधारित है। ठीक है, बोल सकते हैं इस नियम के अनुसार, है ना, इस नियम के अनुसार यौगिक का निर्माण चाहे किसी भी विधि के द्वारा किया गया हो, या फिर किसी भी विधि के द्वारा हो, है ना, उसमें उपस्थित तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान का अनुपात हमेशा एक समान होता है। ठीक है, यह स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम कौन दिए थे, फ्रांस के वैज्ञानिक जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था। यह नियम जो है परमाणु के द्रव्यमान पर आधारित है। याद रखिएगा, यह नियम जो है परमाणु के द्रव्यमान पर आधारित है। और इस नियम के अनुसार यौगिक का निर्माण, यौगिक मतलब हो गया आपका कि दो तत्व मिलकर के निश्चित अनुपात में अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं। तो बोला यौगिक का निर्माण चाहे किसी भी विधि के द्वारा हो, किसी भी विधि के द्वारा मतलब होता है कि अगर वो यौगिक का निर्माण जो है वो नेचुरल तरीके से हो, या फिर आप लैब में कीजिए, या फिर किसी कारणवश जैसे दहन के कारण हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण, या फिर आप श्वसन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, या फिर अगर आप बात किया जाए
मोटर गाड़ियों से, मोटर वाहनों से भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, या फिर आप किसी भी विधि के द्वारा, ठीक है, प्रयोगशाला में बनाइए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन है। तो बोला है कि किसी भी विधि के द्वारा अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं तो उस कार्बन डाइऑक्साइड में उपस्थित तत्व है, तत्व कौन कौन है, कार्बन और ऑक्सीजन, उसके द्रव्यमान का अनुपात हमेशा क्या होगा, एक समान। इसका मतलब बोल रहा है कि बनाने का विधि कुछ भी हो या फिर उसका स्रोत कुछ भी हो, लेकिन उसमें उपस्थित जो भी तत्व है उसके द्रव्यमान का अनुपात हमेशा क्या होगा, एक समान होगा। और उसी को हम लोग बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम, या फिर बोल सकते हैं कि द्रव्यमान के अनुपात जो है हमेशा क्या होंगे, स्थिर होंगे या फिर निश्चित होंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं। तब तक के लिए लिख लीजिए। इसका एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं जल के बारे में। जल मतलब H2O, ठीक है, जल है, इसका स्रोत कुछ भी हो, जल का जो बनाने का स्रोत है या फिर जल को प्राप्त करने का जो स्रोत है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप आपका वर्षा का पानी है, बरसात का पानी, या फिर नदी का स्रोत हो, या फिर आप प्रयोगशाला में जल का निर्माण करवाइए, ठीक है, या फिर आपका गंगा जल हो, ठीक है, कोई भी जल हो, गंगा जल हो, ठीक है, या फिर कहीं से भी आप, है ना, स्रोत प्राप्त कर रहे हैं, जल का कोई भी स्रोत हो, प्रयोगशाला में बनाइए, नदी में बनाइए, नेचुरल तरीके से मिलेगा। इसमें आपका हाइड्रोजन और कौन है, ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन का द्रव्यमान एक होता है, दो हाइड्रोजन है तो दो हो जाएगा, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16। तो आपका इनका अनुपात हमेशा कितना होगा, 1:8। मतलब स्रोत कुछ भी हो, जल का स्रोत कुछ भी हो, ये यौगिक का निर्माण किया हाइड्रोजन और कौन, ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात हमेशा कितना होंगे, 1:8। चाहे वो स्रोत क्या हो, वर्षा का पानी हो, नदी का पानी हो, प्रयोगशालाएं बनाइए, गंगा जल में बनाइए, तालाब में बनाइए, घर का टंकी जो है उसमें आया आपका पानी, कहीं से भी आ रहा है, आप कहाँ कहीं का भी पानी उठाइएगा तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा, 1:8। स्रोत कुछ भी हो, आपका अनुपात हमेशा क्या होगा, एक समान होगा। ठीक है, ये है फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल आप यहीं पे कवर कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का भी स्रोत बहुत सारा है, कहीं से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। एक पहला होगी आपका श्वसन प्रक्रिया में, दूसरा दहन प्रक्रिया में, कोई भी चीज जलाते हैं तो दहन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कहाँ करवाते हैं, प्रयोगशाला में करवाते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोटर वाहनों में इस्तेमाल होता है, मोटर वाहनों से निकलता है, इस्तेमाल नहीं, मोटर वाहनों से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्रोत कुछ भी हो, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो ये 12 है और एक ऑक्सीजन का 16, तो दो का कितना, 32। तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 8। या फिर आप बोल सकते हैं, अगर आप और कैलकुलेशन कीजिएगा तो कर सकते हैं 3:8। ये आपका जो है द्रव्यमान होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात हमेशा निश्चित होगा, चाहे कोई भी विधि के द्वारा आप बनाइए कार्बन डाइऑक्साइड, किसी भी विधि के द्वारा, या फिर स्रोत कुछ भी हो कार्बन डाइऑक्साइड का, उसमें आपका कार्बन और ऑक्सीजन का परसेंट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल सल्फर डाइऑक्साइड का, तो सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर होता है और कौन होता है, ऑक्सीजन। सल्फर का द्रव्यमान 32 और एक ऑक्सीजन का 16, तो दो का कितना, 32। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जब भी निर्माण होगा तो उसमें अनुपात कितना होगा, 1:1 होगा। फिक्स है, सल्फर और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होना चाहिए, 1:1। चाहे सल्फर डाइऑक्साइड किसी भी विधि के द्वारा बनाया गया हो, उसमें सल्फर और ऑक्सीजन का प्रतिशत अनुपात कितना होगा, 1। और किस चीज का अनुपात, द्रव्यमान का अनुपात। ये जो अनुपात बता रहे हैं ये किस चीज का अनुपात है, द्रव्यमान का अनुपात जो है वो हमेशा क्या रहता है, निश्चित होता है। यही है आपका दूसरा नियम। दूसरा नियम कुछ नहीं है, दूसरा नियम है वैज्ञानिक जो थे जोसेफ प्रॉस्ट, वो बताए क्या
कि आप किसी भी कोई भी यौगिक लीजिए और यौगिक का निर्माण जिस भी तत्व से हुआ है, उसके तत्व का द्रव्यमान का अनुपात हमेशा क्या होगा, निश्चित होगा, चाहे वो यौगिक किसी भी स्रोत से प्राप्त किया हो, नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, मतलब प्राकृतिक हो या फिर संश्लेषित हो, खुद बनाया हो या फिर नेचर में मिला हो, आपका उसमें द्रव्यमान हमेशा क्या रहेगा, द्रव्यमान का अनुपात हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक प्रूव करके देखा है और हम लोग भी यहाँ पे चेक कर रहे हैं। आप कहीं से भी जल उठाइएगा, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा, द्रव्यमान का अनुपात कितना होगा, 1:8 निश्चित है। ठीक है, 1:8 है जो द्रव्यमान क्या होगा, निश्चित होगा। यहाँ पर 3:8 का द्रव्यमान का अनुपात मिलेगा, यहाँ 1:1 का मिलेगा। तो ये था आपका दूसरा नियम, है ना। द्रव्यमान संरक्षण के बाद हम लोग पढ़े दूसरा नियम, स्थिर अनुपात का नियम, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर निश्चित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये था आपका दूसरा नियम, लिख लीजिए। ठीक है, तब तक बने रहिए।